आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। जल्दी से रीड करो, फटाफट देखो आपको कितना समझ में उनमें आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। वो हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे एक बार फिर से। तो फिलहाल जल्दी से इन तीनों चैप्टर्स को तीनों क्वेश्चंस को पढ़ो, रीड करो, देखो कितना आपको समझ में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्लास हमने गॉस थ्योरम पे गई थी, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होने वाली हैं वो होंगी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो हमारे पास 4 या 5 एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम की, उनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं गॉस थ्योरम पे। एप्लीकेशंस पे हम बाद में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक सिलेंडर है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस्ड है with its axis parallel to the field, show that total flux to the cylinder is 0। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो एक सिलेंडर कहाँ प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो सबसे पहले एक सिलेंडर लेट कर लो आप लोग। तो ये रहा एक सिलेंडर, ऐसा कुछ दिखता है सिलेंडर, है ना? मेरे एक दोस्त का नाम था सिलेंडर, क्रिएटिव बहुत हूँ बचपन से। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक सिलेंडर। ठीक है, अब ये क्या आपको बोल रहा है कि इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये कहाँ प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। अब यहाँ पे कुछ आपको बता नहीं रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बता रखा है कि द सिलेंडर इज प्लेस्ड विद इट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो मेरे पास इसकी एक्सिस मतलब ये वाली, इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ से यहाँ भी मान सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ से यहाँ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, पैरेलल है लेकिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेड पेन, रेड मार्कर कहाँ है? ये रहा, इसका प्रयोग करेंगे। तो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस तरफ खत्म हो रही है। पैरेलल टू द एक्सिस क्या होती है? ये जो मेरे पास बीच में से निकालेंगे ना, इसके जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये एक सिलेंडर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये दिस इज एक्सिस, जहाँ अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये एक्सिस है। तो उसकी एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन मान लूँ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप चाहो तो इस तरफ भी मान सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, मेंशन नहीं है स्पेसिफिक कि किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना बोल रखा है पैरेलल टू द एक्सिस। तो पैरेलल ये भी हो सकता है, पैरेलल ये भी हो सकता है। तो अपन ने जो है इस तरफ मान ली, क्योंकि अच्छा लगता है ना ऐसे बोर्ड में इस तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान ली हमने। ठीक है, अब हमने करना क्या है? शो द टोटल फ्लक्स टू द सिलेंडर इज 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बिकॉज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 3, उनको समझने में कोई दिक्कत अपने को नहीं आने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, अगर आप इसको समझ पाते हैं तो, नहीं समझ पाते हैं तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आप समझ के जाएंगे इस वीडियो में आज, क्योंकि 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों में से कोई ना कोई तो समझ में आएगा ही। यहाँ पे ऐसा इतना गंदा थोड़ी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास 3 सर्फेसेस हैं इसमें। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया वगैरह के बारे में लास्ट क्लासेस में। तो इस सिलेंडर में 3 सरफेस हैं। एक जिसको हम बोलते हैं CS है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाली सरफेस है। एक सरफेस आपको ये दिखाई दे रही होगी और लास्ट सरफेस आपको ये दिखाई दे रही होगी। देयर आर 3 सर्फेसेस इन द सिलेंडर, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ बड़ा यहाँ पे दिख जाए तो फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूँ। तो ठीक है यार, समझ में आ रहा होगा। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। अगेन, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो दिस इज द सरफेस 1, दिस इज द सरफेस 2 एंड दिस इज द सरफेस 3। अब आपको मैंने एक और चीज़ बता रखी है, वो चीज़ क्या है कि फ्लक्स निकालते कैसे हैं। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, अगर चार्ज आपको गिवन हो तो Q/ε0, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ जो आपको बताया। अगर अपने को चार्ज ना गिवन हो तो तब क्या करेंगे? तो एक बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, ES cos थीटा। याद है? नहीं याद है? सब भूल गए? अबे नहीं याद तो वापस जाके लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। डन है? चलो देखो, अब मैं इतना तेज, अगर तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है तो समझ जाना, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है, तो टाइम नहीं पता मुझे कितना हो रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ फिलहाल।
तो S1 S2 S3 तीन मेरे पास एरिया है। अब देखो समझो, बड़े प्यार से समझना है। ये एरिया है, दिख रहा है सबको, ये वाला एरिया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो बहुत ही बिना सोचे समझे आपको आंसर देना है कि इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर मतलब क्या? ये। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? क्या इस डायरेक्शन में होगा? नहीं, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो आंसर है कहीं पे भी एक जगह ले लो आप, यहाँ पे लोगे तो इस डायरेक्शन में, हाँ है ना, यहाँ पे लोगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लोगे तो इस डायरेक्शन में। तो जहाँ पे आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो लेकिन एक बात है कि इसका जहाँ पे भी आप एरिया वेक्टर लोगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। इसका एरिया वेक्टर चाहे आप यहाँ पे लो, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है? वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। इस बात का मतलब क्या है मैं भी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ रहेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? S2 वेक्टर। सही हो गई बात? अच्छा, ऐसे इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा बेटा हमारा? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? S1 वेक्टर। और इस लास्ट वो जो फिगर है उसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा? तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा अपना? S3 वेक्टर। तो वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो बहुत सिंपल हो गया अब तो मामला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई दे रहा है सभी को? थ्रू द सिलेंडर किसके बराबर होगा? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सरफेस 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सरफेस 3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। चाहे इसकी बात करूँ, चाहे मैं इसकी बात करूँ, चाहे मैं इसकी बात करूँ, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, लेकिन तीनों केस में सरफेस एरिया आर डिफरेंट। डन है यहाँ तक? ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस 1 की। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ई डॉट S1, है ना, ये हो गया। या फिर थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ा लेता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मच्छर, सॉरी, थ्रू सरफेस S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस S2 प्लस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। आई एम वेरी 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 सॉरी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बेटा आपका, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा लास्ट में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S3, थ्रू सरफेस S3। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं। अगर मुझे सिलेंडर में कितना फ्लक्स है वो निकालना है तो मैं क्या करूँगा? तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके सबका फ्लक्स निकाल लूँगा। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तीनों का अलग अलग करके जब मैं फ्लक्स निकालूंगा जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के फ्लक्स को मैं मान लेता हूँ फाई, इसके फ्लक्स को मान लेता हूँ फाई 1, दूसरे को फाई 2 और तीसरे को फाई 3। फाई इज इक्वल टू फाई 1 का फॉर्मूला ई डॉट S1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब में ई रहेगा तो ई रहने दो, प्लस ई डॉट S2 प्लस ई डॉट S3। ठीक है, सब में अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ई डॉट S1, ई डॉट S2, ई डॉट S3। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना? सही है। चलो अब थोड़ा सा और हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? चलो इस पर मैं आता हूँ भी। तो फाई इज इक्वल टू ई S1 कॉस थीटा, नहीं, पहले केस में थीटा कितना होगा? तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है? ये है। तो ये और ये, इनके बीच में एंगल कितना होता है? बोलो जल्दी से। 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस पहले वाले केस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। सिंपल है नहीं ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सिंपल है। चलो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सेकेंड S2, ये कहाँ है?
ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इस सरफेस का होगा S2 ये रहा, तो दोनों के बीच एंगल कितना 90 है, तो E S2 cos 90 प्लस, अब तीसरा अपने पास ये क्या हो जाएगा, E S3 cos 0, ये भी है ये भी है 0। ये मैंने भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, मतलब एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, E(S1 cos 180 डिग्री। तो अपने को यहाँ पे एक बात पता है कि S1 और S2 दोनों क्या है। अच्छा, अपने को क्या बोल रखा है, हाँ, तो S1 और S3 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। ये सिलेंडर है जैसे, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे ना। फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 और S3 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी ये बात अभी इसका काम आएगा। तो cos 180 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ। cos 180 डिग्री होता है -1, सही में। हाँ, cos 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। तो cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो -1 या -E(S1) प्लस cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस cos 0 कितना होता है 1, तो प्लस E(S3), और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सेम है, कट जाएंगे। मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। भाई जो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, S1 इज इक्वल टू S3, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेंडर होता है, ठीक है। ये मेरे पास रीजन हो गया, सिंपल था, बोलो हाँ या ना। क्या किया हमने, अपने को सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालना था। तो सिलेंडर जो होता है 3 सरफेस से मिलके बनता है, नीचे वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल एंड बीच वाला जो होता है कर्व्ड जो सरफेस होती है। तो इसका S1 इसका S2 सॉरी इसका S1 S2 S3 तीनों का अलग अलग निकाल लिया। सिंपल है यार, इतना सिंपल है, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया नोट, इरेज कर दूं, चलो वेट कर, हटा रहा हूँ मैं इसे। तो फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। यही कि पूछा था ना कि शो दैट द टोटल फ्लक्स टू द सिलेंडर इज 0, सो हमने शो कर दिया। सही हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं इसको इरेज। अगला क्वेश्चन जो है उसके ऊपर 3 4 5 6 7 8 स्टार लगा लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो। और आपको 12th में कहीं ना कहीं एक बार तो दिख ही जाएगा किसी ना किसी टेस्ट में। वैसे इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मतलब क्या कह रहा था मैं भूल गया यार। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर लाल मार्क इंपॉर्टेंट जो तुम लिखते हो लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रहे हैं और एग्जाम में तो आते ही आते हैं। 5 नंबर में आ जाता है, अगर इसमें थोड़ा 1 2 चीज़ें कम कर देंगे तो 3 नंबर में आ जाता है। डरने वाली बात नहीं है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन अभी 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 रुक जाओ, बस तुम 2 मिनट में टैकल कर देते हैं इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स, अच्छा पहले तुम पढ़ लो, चलो क्या क्या गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स इन फिगर आर, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये EX है ना, हाँ ठीक है। मेरा कैप गिर गया इसका मार्कर का, हाँ। तो ये EX है, ठीक है। बाकी EY और EZ, तो आपको EX की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी हैव गिवन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन 2। तो वी हैव गिवन EX इज इक्वल टू α√x, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो चाहे दिखने में, लेकिन अभी देख लो, बिल्कुल कतई बिल्कुल आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अच्छा, EY इज इक्वल टू EZ है, और दोनों कितने 0 है, ठीक है। तो मुझे EX सिर्फ गिवन है, बाकी सब Y कॉम्पोनेंट Z कॉम्पोनेंट दोनों 0 है, तो इसको छोड़ देते साइड में। इन विच अल्फा, इसमें जो अल्फा आपको आगे दिखाया इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जैसे आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो पूछ आपको ये रखा है कि सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड सेकंड आपको निकालना है द चार्ज विद इन द क्यूब निकालना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से देखना है अपने को। तो आपको ये फिगर जो है मैं यहाँ पे एक बार वापस से बना देता हूँ।
ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ये जेड है। ठीक है, इसमें मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है। अरे यार टेढ़ा हो गया, क्या हो रहा है? ये नींद आ रही है क्या मुझे? अभी देखो सीधा बना के दिखाता हूँ। बनेगा ही नहीं मुझसे, अब एक बार नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, हाँ पता है मुझे। बनेगा बनेगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लेकिन बेइज्जती जरूर हो जाती है, जैसे मेरी हो गई अभी। चलो रुको, भाई यार क्या हो रहा है ये? अब काफ़ी है इतना, चलो ठीक है, समझ जाना तुम लोग। तो ये हो गया, और ये यहाँ पे सीधा बन जाएगा, क्योंकि एक बार वही वाली बात है ना, बेइज्जती करवानी होती ना। ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, चलो गजब। और ये दोनों को दो मिला, सही है। चलो, और ये हो गया, ये हो गया, सही है। और क्या बच गया? इतनी रात को गाने कौन चला रहा है? हाँ, सुनाई दे रहे तुम्हें गाने? भूलने लगा हूँ। यहाँ मेरा डायग्राम नहीं बन रहा, इनको गाने की बढ़िया। अबे चलो ठीक है, समझ जाना, ये क्यूब है, बहुत ही खतरनाक क्यूब बनाया मैंने। ठीक है, बहुत ही अच्छा गाना, जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, ऐसे ऐसे गाने चला रहे हैं, बताओ ये। तो ये जो साइड्स है इसकी, ये साइड ए है, अच्छा क्यूब है तो साइड साइड्स ए होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एक्स डायरेक्शन में, वो है ई एक्स, वो भी अपने को गिवन नहीं है, तो करना क्या है फिर इसमें? हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये ए दे रखा है, और यहाँ ये मेरे पास साइड अगर ए है तो बाकी सारी साइड्स भी ए हो जाएंगी, क्योंकि क्यूब है। और आपको एक और चीज़ है कि ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 मीटर, और कोने में छोटी सी वैल्यू दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए इज इक्वल 0.1 मीटर। बस क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमारी बारी की हम कितनी कारीगरी कर सकते हैं, देखते हैं कितनी कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टू फाइंड, यूनिट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा, मैं तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा, हाँ। तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यार देखो क्यूब बहुत ख़राब बना है, मुझे पता है, चलो तुम अच्छा बना लेना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकालना है मुझे क्यूब का। और दूसरा काम ये करना है, तो वी नीड टू फाइंड चार्ज। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, चार्ज पे चलेंगे बाद में। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है? देखो क्यूब है हमारे पास, क्यूब का फ्लक्स अगर अपने को निकालना हो, आई हैव द क्यूब। एक मिनट रुक जाओ, ये लाइटिंग ये थोड़ी ख़राब हो जाएगी, मैं निकालना नहीं चाहता उसको। है वैसे मेरे पास क्यूब, रुको बस 2 मिनट रुक जाओ, कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं। क्या करा जाए, क्या करा जाए, छोड़ो यार, ये पूरा सब खराब हो जाएगा, कभी और दिखाऊंगा, क्लासेस स्टार्ट होंगे ना फिर दिखाऊंगा। ठीक है चलो, वेल आ जाते हैं, मजाक नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ वेल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फोकस फोकस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बाकी जो आपके पास वाई और जेड कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो है ही नहीं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल। फिर से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इतना खतरनाक डायग्राम बना रखा है, इसको हम सिंपल ऐसे में ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं इसको इतना बना दूंगा तब भी अपना काम चल जाएगा, ये इस तरह डायरेक्शन में। लेकिन अपने को पूरा बनाना है, वाई जेड। तो ये डायग्राम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, वाई जेड कॉम्पोनेंट है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर क्यूब का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो वही वाली बात है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? तो क्यूब के 8 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो इसमें देखते हैं हमारे काम के कितने और हमारे काम के कितने नहीं हैं। 8 फेसेस होते हैं क्यूब के? नहीं भाई, 6 फेसेस होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? 6 फेसेस होते हैं। आजकल लूडो भी खेल रहे हैं सब लोग, मैं नहीं खेल रहा यार, एक मिनट पैर में दर्द हो रहा है, रुको एक मिनट। इतनी बकवास कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट किया अभी तक। चलो ध्यान से देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अच्छा, वो बात मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे थीटा 90 होगा उन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यार एक मिनट, मुझे क्यूब कहीं मिल जाए तो मज़ा सा आ जाता है, मैं आपको बता पाता। चलो छोड़ो, इससे काम चलाते हैं, चल जाएगा काम इससे। ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात, यहाँ पे मैं क्या क्या कहता हूँ मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। अब
आपके पास 6 फेसेस हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। ये क्यूब मान लो यार थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लेना अपना, क्या समझ लो, क्यूब मिल नहीं रहा है, रात को कौन ढूंढे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना है, तो इनके बीच में एंगल है आपके पास, यहाँ पे एंगल कितना है, तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंगल 0 हो गया। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर 90। इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, नहीं समझ रहे ना, ये है मेरे पास, ये एरिया वेक्टर है, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90। इस वाले फेस का एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, अगेन 90। इस वाले फेस का एरिया वेक्टर है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। इस वाले फेस का एरिया वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इससे मुझे क्या बात समझ में आ रही है, इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जितने भी ये वाले फेसेस है, जो बीच वाले फेस हैं, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये नीचे वाला हो गया। तो एक्सेप्ट अगर मैं सिर्फ ये दो फेसेस को छोड़ दूं, कौन कौन से 2 फेसेस, एक फेस अपना ये है और एक फेस अपना ये है, इन दोनों फेसेस को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी जितने भी फेसेस हैं उन सबका जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो बन रहा है 90 डिग्री। तो उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस। बाकी जितने भी फेसेस हैं, जो 4 फेसेस आपके बचे हुए हैं, उन सबका जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का, वो 90 डिग्री बन रहा है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उनका जब मैं निकालने बैठूंगा तो आपके पास जो एरिया वेक्टर का जो एंगल बन रहा है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। वापस बता देता हूँ, जैसे मैं अगर आपको ये जो इस वाले का लेके चलता हूँ अगर आपके पास फ्लक्स में, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है 90। फिर चाहे इसमें एस कितना हो, ई कितना हो, उससे मतलब नहीं है, 90 कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। वैसे इसकी वजह से, वैसे इसकी वजह से, तो चारों फेसेस की वजह से फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो बच गया 2 फेस, एक ये वाला फेस और एक इधर वाला फेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे निकालना है टोटल फ्लक्स किसकी वजह से निकलेगा, एक लेफ्ट की वजह से और एक राइट की वजह से। फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू द राइट फेस ऑफ द क्यूब, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो फाई एल की बात कर लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट फेस की। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, यही होता है ना। अच्छा, लेफ्ट फेस है तो एस एल कर दो, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ई एल कर दो, और थीटा में भी, इसमें डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना मैं, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, लेफ्ट वाले फेस का इस तरफ आएगा, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फाई एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ई एल कितना है, तो ई एल का फॉर्मूला था लैम्डा रूट एक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट फेस तक एक्सेस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, ए, तो एक्स जगह कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया एल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो ए स्क्वायर ही रहेगा, आया ना। इसका सरफेस एरिया कितना है लेफ्ट वाले फेस का, ए स्क्वायर। कॉस 180 डिग्री कितना होता है बेटा अपने पास, तो मैंने अभी आपको बताया था माइनस का 1। हम बात कर रहे थे राइट फेस की, फाई आर इज इक्वल टू ई आर एस आर कॉस 180, नहीं, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो कॉस 0 डिग्री। तो फाई आर इज इक्वल टू ई आर, कहाँ रही यार, ये रहा। तो राइट साइड वाले में मेरे पास जो यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स से, तो वो ए प्लस ए है, 2a है, तो अल्फा रूट 2a। कॉस 0 कितना होता है, अच्छा एस आर, मतलब राइट साइड के एरिया पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है, तो उसको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, जिसको मैं ये मान लेता हूँ, इक्वेशन मत मारो, समझ जाओ सिंपल, ये जो आपको गिवन है इसके हिसाब से फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई आर प्लस फाई एल। तो फाई आर कितना, अल्फा, या इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट अल्फा रूट ए, या रुको देखो मैं क्या कह रहा हूँ,
ये ए स्क्वायर है, ये रूट ए है, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/2। यहाँ पे भी ये ए स्क्वायर है, ये रूट ए है, रूट 2 आगे ले तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/2। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई आर प्लस फाई एल इज इक्वल टू फाई आर। आर कितना है, तो आर हो जाएगा √2 अल्फ़ा ए की पावर 3/2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, √2 आगे चला गया, ए की पावर 2 प्लस हाफ कितना होगा, ए की पावर 2/2 नहीं रे, 3/2 नहीं, 5/2, 2 प्लस हाफ 5/2। सही होगी बात? अच्छा, माइनस में यहाँ पे √2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अल्फ़ा ए की पावर 5/2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो आप सब कुछ। फाइव इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, 800 है ना। ए की वैल्यू कितनी है, तो 0.1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 या वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। 0.1 की पावर 5/2, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया √2 - 1, √2 - 1, तो अपना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। देखो क्या किया मैंने, अल्फ़ा ए की पावर 5/2 को बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा √2 - 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू 800 है। ठीक है, ए की पावर 5/2 है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.1 मीटर दे रखी है, तो 0.1 की पावर 5/2। सही होगी बात। और √2 - 1 इज इक्वल टू 800। 0.1 की पावर 5/2 कितना होता है यार, ये सही खतरनाक वाले क्वेश्चन दे देते हैं। तो 1/10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, मैं बताओ यार, बहुत दिक्कत आ रही है। 10 की पावर -5 हो जाएगा, है ना? सही बोल रहा हूँ, 10 की पावर -5 का रूट हो जाएगा 10 की पावर -5/2। क्या करवा रहे हो यार मुझसे? चलो देख लेना यार कैलकुलेशन, इतना नहीं आता मुझे। 800 इंटू में 0.1 की पावर 5/2 √2 - 1, तो 0.1 की पावर 5/2 कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। बाकी जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये जो वैल्यू आती है थोड़ी सिंप्लीफाइड आती है, तो इससे आपको। और √2 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.414। तो यहाँ से आपके पास 5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, यूज कैलकुलेटर, अगर आपके पास अभी हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब एग्जाम में वैल्यू आती है तो 0.1 की पावर 5/2 नहीं आती। वैसे इसको हम लॉग लेके कर सकते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं कर रहा अभी। तो यहाँ से मेरे पास 5 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन दुनिया में कोई होगा नहीं। क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सेकेंड पार्ट, ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या होता है फाई का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू में ε0। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ε0 के लिए अपने को पता है क्या होती है, 8.85 × 10 की पावर -12। 5 के लिए अपन यहाँ से निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे जो भी 5 के लिए है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस वैल्यू से, एंड यू विल गेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज, क्या था, द चार्ज विद इन द क्यूब। तो चार्ज जो क्यूब के अंदर होगा आपको निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर से बता देता हूँ कि जो आपके पास, मैंने सिर्फ लेफ्ट और राइट इसलिए लिया क्योंकि बाकी जितने भी सरफेसेस होंगी उनका जो एंगल होगा, उनका जो एरिया वेक्टर का एंगल होगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा 90 डिग्री। और cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, इसकी वजह से जो उनका फ्लक्स होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ दो ऐसे सर्फेसेस है जिनका एंगल 90 डिग्री नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। वो कौन कौन से, एक लेफ्ट सर्फेस, एक राइट सर्फेस। तो दोनों सर्फेसेस का मैंने प्लस कर लिया और आंसर आपके पास ये फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो आपको ये यहाँ से Q जो होगा 5 × ε0 निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो अगेन लेट मी नो, तो मैं आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जल्दी जल्दी से नोट कर लो इसको यार। देखो, अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से एक बार वीडियो देखने की कोशिश करना, एंड देन फिर मुझे बताना। चलो देखो फटाफट। अगर आपने देख लिया हो तो, या फिर नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कर दूँ नहीं रेज? चलो ठीक है। चलो, ये मेरा थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि मैं ऐसे में डाके 3 लिख सकता हूँ, तुम लोग नहीं लिख सकते।
ठीक है। तो अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है बिल्कुल क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऐसे जैसे ललन क्या बोल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन। अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, तो अपने को एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट एज 0.1 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा रुको तुम्हारी तरफ देख लूँ ना, तुम्हारी तरफ नहीं देखता मैं तो। हाँ, साइड कितनी है, 0.1 मीटर दे रखी है अपने को। अच्छा, इस प्लेस विद द पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल, तो यू हैव गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और क्या चाहिए ज़िंदगी में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। चलो, एंड यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग हमसे, मतलब टाइम वेस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है बताओ रे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलो, यही होता है हमारा, हाँ, ई एस कॉस थीटा। क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। ई फ्लक्स इजक्वल टू फाइव इजक्वल टू, ई कितना है बेटा हमारे पास, 20 है, 20 है, 200 है, नहीं 20 है, 20 है, चलो सही है। तो 20 इंटू में एस, एस मतलब एरिया, तो एस इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए इंटू में ए स्क्वायर का, एस का फॉर्मूला क्या होता है रे? स्क्वायर फ्रेम है ना, तो आपको साइड दे रखी है ए, तो एस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू में साइड। तो एस इजक्वल टू ए कितना, 0.1 इंटू में 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 0.01, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। एस इज इक्वल टू 0.1 इंटू में 0. लिखूंगा पूरा, कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया अपना, उसको लिख दो 0.01। कॉस थीटा कितना, 60 डिग्री, चलो बढ़िया। फाइव इज इक्वल टू 20 इंटू में 0.01 को मैं 1/100 में 100 लिख दूंगा, ठीक है, इंटू में कॉस 60। बताओ रे 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अच्छा गलत हो जाए तो खुद कर लेना, ठीक है। तो ये गया, ये कितने पे गया, 1 पे गया, ये 0 से 0 चला गया, तो कितना आ गया 0.1, क्योंकि 1/10 बचा तो 0.1 फ्लक्स निकालना था ना हमें। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी खतरनाक क्यों दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम होता है ना, गलत लिख रहा है मैंने, न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, गलत बात, बहुत गलत बात है। सही है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कितना आ गया भाई 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो सही है या नहीं है, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं गॉस लॉ पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, बहुत ही मतलब अखंड इंपॉर्टेंट वो होंगे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एक क्लास में हम निपटाएंगे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अभी आपके पास असाइनमेंट भी पहुंच गया होगा आई गेस, नहीं पहुंचा तो कांटेक्ट में, आई विल सेंड यू। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही और साथ साथ में असाइनमेंट भी पूरा सॉल्व करेंगे। देन हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद मतलब अभी 1 क्लास या 2 क्लास मैक्सिमम में हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 क्लास हम लेंगे, 1 क्लास से ज़्यादा नहीं लेंगे, चाहे वो क्लास थोड़ी 1 घंटे के आसपास चली जाए। उस क्लास में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब सारे देखो 20-22 कुछ क्वेश्चन है अगर मैं सही बोलूँ तो कोशिश करेंगे सारे करें हम लोग सॉल्व, नहीं तो फिर मैं इंपॉर्टेंट उठाऊंगा या फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो उठाऊंगा। फिर उसके बाद हमें 1 क्लास या 2 क्लास रखेंगे जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पिछले साल कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले अगर मैं इन चीज़ों को मैं चाहूँगी कि मैं करूँ तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा यार, आप भी अपनी तरफ से मेहनत करो। और जब आप मेहनत करोगे, मुझसे डाउट्स पूछोगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है कुछ ना कुछ उसका यूज़ हो रहा है, तो फिर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा। एंड अगेन पढ़ो घर पे बैठ के आराम से, और होप सो जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, फिर मिलते हैं फेस टू फेस। चलो बाय बाय, गुड नाइट।